जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद से हम हर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार हम 79th आज़ादी का 79वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बट इससे पहले के रीज़न ये आज़ादी का जो आज हम आज़ादी का जो महोत्सव मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का बलिदान है। बहुत सारे आज़ादी के भारत माता के वीरों ने इसके पीछे अपने बलिदान दिए हैं। क्योंकि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, अंग्रेजी जहाज हमारी धरती पर उतरा था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार था। लेकिन व्यापार के बहाने उसने हमारे देश पे, हमारे खेतों पे, हमारे बाज़ारों, इन सब पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने देश से आज़ाद हुए। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस आज़ादी के महोत्सव पे, जिसे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे, उस महोत्सव पे हम एक आज़ादी हम कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे आज़ाद हुए, इसकी इस पे थोड़ा-सा कैसे आज़ाद हुए उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ एक और खबर कि 5 सेकंड में तय हुई आज़ादी की तारीख। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि 5 सेकंड के अंदर में कैसे आज़ादी की तारीख स्टार्ट हुई। हम सब यही जानते हैं कि क्या रीज़न था जो अंग्रेज़ 200 वर्षों में हमें आज़ाद नहीं किया। ऐसा क्या कंडीशन आई कि उसने 5 सेकंड के अंदर में आज़ादी की तारीख को तय किया। और 1947 के बाद भी कैसे भारत पर कंट्रोल किया हुआ है ब्रिटिश। एक लॉर्ड उस वक्त के भारत के जो वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन का एक फैसला भारत के लिए लंबे समय तक क्या असर पड़ रहा है, तो इसके बारे में हम डीप से देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1947 के बाद जो है भारत आज़ादी के एक लंबे संघर्ष, बलिदान एवं राजनीतिक वार्ताओं का जो है परिणाम था। परंतु आज़ादी की तारीख तय होने की कहानी जितनी छोटी है, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्योंकि 5 सेकंड के अंदर में ये फैसला लिया गया था और लॉर्ड माउंटबेटन ने कैलेंडर पर नज़र डालकर 15 अगस्त 1947 को ही क्यों चुना, इसके पीछे की क्या कंडीशन। ऐसा माना जाता है कि जापान पर मित्र राष्ट्रों ने इसी दिन विजय पाई थी, जिसकी दूसरी वर्षगांठ के रूप में ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया कि बट ये जो निर्णय उनके द्वारा लिया गया था, सिर्फ क्या यही एक कंडीशन थी? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे इसके पीछे के रीज़न थे। इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि उनकी रणनीति, जल्दबाजी और अपने हित को साधने की मानसिकता भी इसके अंदर दर्शाई जा रही है। तो ये सारे कंडीशन क्या थे, तो इन सब के ऊपर में हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम भारत की आज़ादी और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के एक सफ़र को एक छोटी से में देखते हैं। क्योंकि कितना हमारे पास वर्ड कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बलिदान की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था। और उस वक्त उनका जो ओनली जो था कि वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत के अंदर आए थे, जिसका सबसे पहला कारखाना हमें सूरत में देखने को मिलता है। इनका सबसे पहला कारखाना 1608 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने जो है सूरत के अलावा मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता में फैक्ट्रियां और किले बनाने को स्टार्ट कर दिए और साथ ही साथ स्थानीय शासकों एवं व्यापारिक के आधिकारिक छूट भी ले ली। इसके अलावा धीरे धीरे जो उनकी नज़र थी, वो उन्होंने अपने सैन्य ताकत को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने निजी सेना भी बनाई और भारत के जो वहाँ के रियासतें थे, उनसे रियासतों के बीच में लड़ाई में एक का पक्ष देकर अपने प्रभाव को भी बढ़ाने लगे। अर्थात एक राजा, जब दो राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, तो वो किसी एक राजा के पक्ष में चले जाते थे, जिन सब की वजह से उनका प्रभाव बढ़ने लगा। और उसके बाद से हम देखेंगे कि 1775 में हमें प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है, जिस वक्त उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और उसके बाद से उन्होंने बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि 1664 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। 1765 में उन्होंने मुगल सम्राट के
से दीवानी कर भी हासिल किया। उन्होंने वहाँ से जो कर वसूली का जो अधिकार था दीवानी, वो अपने पास रख लिया और उसके बाद से उन्होंने अपनी जो है क्रूर नीति को स्टार्ट कर दिया। वो कृषक और जो कुटीर उद्योगों और छोटे-छोटे जो व्यापारी होते उनसे बहुत ज़्यादा कर के रूप में लेते थे और उनका शोषण करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जिससे कि ये जो भारत में जितने भी व्यापारी वगैरह थे, जितने भी छोटे-छोटे उद्योग थे, वो सारे को उसकी वजह से उनको द्वारा उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता था और साथ ही साथ ब्रिटिश उद्योग जो है अपना बाज़ार यहाँ पे तैयार करने लगे और किसानों से भारी मात्रा में लगान, जिसकी वजह से जो है अकाल एवं गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने अपने अधिकारियों को प्रशासन एवं न्याय की व्यवस्था में भी बैठाना स्टार्ट कर दिया था और हाँ, उसके बाद उन्होंने एक पर एक कानून इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और बहुत सारे ऐसे एक्ट लाने लगे जिस पे जो है ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप बढ़ने लगा इन इंडिया और गवर्नर तथा भारत में गवर्नर जनरल एवं गवर्नर भी की नियुक्ति होने लगी, जिनके द्वारा ये शासन अपनाया गया था। और साथ ही साथ कुछ उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा अच्छे काम भी किए गए थे, जैसे कि अगर हम सामाजिक संस्कृति में उनके हस्तक्षेप को देखें तो शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया था और भारत की कुछ परंपराओं में भी उनका हस्तक्षेप था, जैसे कि सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह पर रोक और बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद से हम देखेंगे तो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज़ादी के लिए जो आवश्यक कारण थे उसमें जो है आर्थिक एवं संशोधन भी महत्वपूर्ण आता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो राजनीतिक दमन एवं नस्लीय भेद और सामाजिक सांस्कृतिक जागरण, कुछ पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन एवं वैश्विक घटनाओं का असर जो है हमारी आज़ादी पे देखने को पड़ता है। तो एक-एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। अब जो सबसे पहला जो प्रारंभिक प्रतिरोध था वो 1857 की हमें देखने को मिलती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सबसे पहला विद्रोह था, जिसमें ये जो विद्रोह था इसके कई सारे रीज़न हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला रीज़न होता है उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये ऐसी नीति थी जिसके तहत जो है ऐसे रियासत जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो उस पे जो है ब्रिटिश शासन का अधिकार होगा। वो अपने दत्तक पुत्र को वहाँ का राजा नहीं बना सकते, जिसकी वजह से झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य उनके पास चले गए थे और भारतीय शासकों को उनके द्वारा अधिकार में ले लिया जाता था। इसके अलावा आर्थिक कारण भी इसमें महत्वपूर्ण था कि किसानों पर अत्यधिक लगान लगाया गया था और कठोर और बहुत ही क्रूरता के साथ उनसे लगान वसूल किए जाते थे। इसके अलावा उनके द्वारा जो है कुटीर उद्योगों का भी नाश किया जाता था और ब्रिटिश वस्तुओं को थोपा जाता था, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण देखे गए थे। एक तो वो भारतीय रीति रिवाज, जैसे कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, विधवा विवाह एवं सती प्रथा को रोक, उन्हें कहीं ना कहीं जो सामाजिक लोग ये मानते थे कि वो हमारे धार्मिक हस्तक्षेप में भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी प्रचार प्रसार एवं पारंपरिक शिक्षा का भी पतन उनके द्वारा किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो सैन्य कारण था। सैनिकों के साथ भेदभाव, उन्हें कम वेतन देना, उच्च पदों से वंचित करना, जैसे कि जो इंडियन सैनिक थे उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। और इसी के साथ देश से बाहर जाना उस वक्त धार्मिक रीति का उल्लंघन माना जाता था, किंतु उस वक्त ये कहा गया था कि अगर कोई भी ब्रिटिश सेना में रहना चाहता है तो उन्हें जो है देश से बाहर जाकर वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा एक नई राइफ़ल आई थी इनफ्लेट राइफ़ल, जिसमें जो कारतूस था ऐसा माना गया था कि वो गाय एवं सूअर की चर्बी से बना हुआ था। और जिसकी वजह से जो है हिंदू और मुसलमान दोनों में आक्रोश बढ़ गया था। और उस वक्त का जो तात्कालिक कारण था वो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक अंग्रेजी अफसर पर गोली चलाई थी, जो उस वक्त जो है इसका तात्कालिक कारण बना था। और जिसके बाद जो है धीरे धीरे इस आज़ादी में हमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और भारत के जो सारे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के द्वारा इस विद्रोह का किया गया था। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, बट यहाँ से जो असंतोष की भावना थी वो आगे चल के आगे के आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती थी। उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हमें
एच ह्यूरोज के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि दो दलों के बीच में था, एक नरमपंथी दल और एक गर्मपंथी दल के रूप में हमें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखने को मिलती है, जो कि आज़ादी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रारंभिक नेता, जैसे कि उस वक्त के प्रारंभिक नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी प्रमुख आते हैं, जिनमें जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम, जो एक जो रिटायर ब्रिटिश अधिकारी थी, जिन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने की पहल की गई थी। अब इसका का जो उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का, भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार में अधिक भागीदारी, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार के लिए पुनर्जागरण, इसका मेन उद्देश्य था। और इन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में एक संगठित राजनीतिक मंच भी दिया गया था। और उस वक्त बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम लेके रहेंगे, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अब ये देखिए, ये हमारे कुछ आज़ादी के जो लीडर थे उस वक्त के, उनके फ़ोटो हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो है जन आंदोलन का उद्देश्य बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन हमें देखने को मिलता है। 1905 में हमें बंगाल विभाजन देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन 1905 12 मार्च 1905 में इसलिए हुआ था। बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य इसलिए था, यह था कि बंगाल उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी रियासत के रूप में था, जिसका विभाजन इसलिए किया गया था कि वहाँ पे जो है बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोग रहते थे, और वो जो है एक तरह से हिंदू और मुस्लिम का केंद्र था। और अंग्रेज की जो यह नीति थी कि फूट डालो राज करो, जिसकी वजह से अंग्रेजों के द्वारा है बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल विभाजन के बाद हमें एक घटना देखने को मिलती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन जो है भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा आगे हमें 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की जो बीज है वो यहीं पे बोई गई थी, और वहाँ पे जो है सांप्रदायिक घटना को बढ़ावा देना और साथ ही साथ राजनीतिक, इसका उद्देश्य था सांप्रदायिक घटना को बढ़ावा देना, जो कि बंगाल विभाजन के द्वारा किया गया। इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की तो शुरुआत हुई थी, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। किंतु इसी के अंतर्गत भारत को दो भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में वैसे लोग रहते थे जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक लोग ज़्यादा थे, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू संप्रदाय की संख्या ज़्यादा थी। और इन दोनों के बीच में बांटने की वजह से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1909 में मार्ले मिंटू सुधार के अंतर्गत एक मुस्लिम लीग के लिए एक अलग से संसद की स्थापना की गई थी। और यहीं से 1911 में बंगाल के विभाजन को खारिज करने के बावजूद भी कई मुस्लिम ऐसे थे जो ये मानते थे कि हमारे संप्रदाय को इससे नुकसान पहुंचेगा, और यहीं से भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव यहीं से स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा हमें देखें तो 1914 में गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे लोग जो विदेशों में रहते थे, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे बाबा सोहन सिंह भकना, जो कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके वहाँ से धन अर्जित करके यहाँ पे जो आंदोलनकारियों को देना, और इनका जो था वो मुख्य उद्देश्य था। अब इसके अलावा हम देखेंगे होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की जो स्थापना थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि इसका जो मेन उद्देश्य था अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उनके रूल के खिलाफ इसका मेन उद्देश्य था। अब हम देखेंगे गांधी युग की स्थापना 1919 से, और इसी के बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन कानून, ये सारे ऐसे कानून थे जिसने जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अब हम देखेंगे गांधी युग। इससे पहले हमें गांधी जी इस घटना में
नहीं थे, किंतु 1919 से 1942 के बीच में हम गांधी युग को देखना स्टार्ट करेंगे। गांधी और अब हम ये जानेंगे कि उस वक्त इस आंदोलन को 1919 में रॉयल एक्ट कानून के विरोध में और जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में जनता के बीच में बहुत ज़्यादा जनाक्रोश थे और महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहिंसा एवं सत्याग्रह को मुख्य हथियार बनाया था, जिनमें उनके द्वारा किए गए बहुत से ऐसे आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो है 1920 में की गई थी। जिसका कारण जो था, ये आंदोलन की जो शुरुआत थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के समर्थन में था, जिसका मेन उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों का सहयोग न देना, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो था, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं को त्यागना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। किंतु यह आंदोलन जो 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद हिंसा पर होने पर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है सबने अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक चला। ब्रिटिश कर नीतियों और नमक के कर पर के खिलाफ इस आंदोलन का शुरुआत जो है 12 मार्च को किया गया था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये आंदोलन चला और गांधी जी के द्वारा डांडी मार्च इसमें किया गया और 240 मील की जो यात्रा पूरी करके नमक कानून को तोड़ा गया था, जिसका प्रभाव ये था कि देश भर में कर न देना और कानून तोड़ने एवं धरना प्रदर्शन की लहर इसके द्वारा दौड़ गई थी। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने एवं स्वतंत्रता की मांग को ठुकराने की वजह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें गांधी जी का नारा था करो या मरो, जिसमें जो बड़े पैमानों पर थे जो भारतीयों को गिरफ्तार किए जाते थे, हिंसक एवं अहिंसक विरोध भी वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। जनता का इसमें जो है बहुत ज़बरदस्त उत्साह हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे जो ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और इनका ये नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन्होंने अपने बलिदान भी दिया था और इस पे बहुत सारे महिला स्वतंत्रता सेनानी भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू, अरुणा साफा अली, रानी गाइडिनल्यू, झांसी की रानी, ऐसी बहुत सारी रानियां भी देखने को मिलती। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर बात करें तो भारत में स्वतंत्रता की भावना की जो शुरुआत थी वो हमें फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की जो क्रांति है वहाँ से देखने को मिलता है। जब अमेरिका ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था तो वहीं से हमें हमारे देश को स्वतंत्र कराने की भूमिका वहाँ से जग चुकी थी हमारे अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन जैसे भी कई ऐसे कानून आते हैं जिससे हमें हमारे बीच में जो है स्वतंत्रता की भावना जागृत होती है। और उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश का जो हाल होता है, ये भी इसमें मेन भूमिका के रूप में देखने को हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम स्वतंत्रता की राह की बात करें तो 1946 में ब्रिटिश विद्रोह एवं जन असंतोष। 1946 में नौसैनिक विद्रोह, जो कि रॉयल इंडियन नेवी का द्वारा यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बम्बई में शुरू किया गया था, जो कि कराची से लेकर कलकत्ता तक किया गया था। ये जो विद्रोह है ये 20,000 लोगों के द्वारा 78 जहाज़ों पर किया गया था और इसमें जो है एनी का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का भी मेन रोल होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन की आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब हो जाती थी। भारी युद्ध खर्चा के कारण वो जो है कर्ज के बोझ में पूरी तरह से दब चुका था। उनका जो है उद्योग एवं व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। ऐसे में उपनिवेशों के लिए पैसे एवं संसाधन कमज़ोर पड़ने लगे थे और जनता युद्ध में थकान एवं घरेलू सुधारों की मांग की जा रही थी। इसके अलावा हमें क्रिप्स मिशन देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य था भारत का समर्थन पाना 1942 में जो आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में समर्थन पाना क्रिप्स मिशन का, जो कि विश्व युद्ध के समय में भारत से समर्थन पाना था। और इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देना एवं स्वतंत्र संविधान बनाने की स्थापना। किंतु इसकी असफलता के जो कारण थे, कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी और डोमिनियन स्टेट नहीं,
और मुस्लिम लीग जो है ओनली पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, जिसका नतीजा यह था कि यह मिशन पूरी तरह से असफल रहा। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, जो कि 1956 में इंडिया में आता है, जिसका उद्देश्य भारत की आज़ादी की प्रतिक्रिया को तय करना एवं संविधान सभा का गठन। भारत एक संघ रहेगा, लेकिन प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता मिलेगी और संविधान सभा के चुनाव, अब जिसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि कांग्रेस ने संघ को स्वीकार किया पर अत्यधिक प्रांतीय स्वायत्तता से असहमत रही, किंतु मुस्लिम लीग ने पहला स्वीकार किया, फिर पाकिस्तान की मांग को वापस आ गए कि उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की मांग चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है आज़ाद हिंद फौज। भारत सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से INA बनाई, जिसका उद्देश्य था कि सशस्त्र संघ जारी रखना और भारत को आज़ाद कराना। 1944 में इम्फाल एवं कोहिमा की लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई थी और युद्ध के बाद INA सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें कि यह जनता में देशभक्त एवं आक्रोश की लहर दौड़ गई थी और ब्रिटिश शासन को लगा कि भारत के सैनिकों का जो है मनोबल वो बदल रहा है। ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम इसमें जो सबसे मेन भूमिका था वो हमें देखने को मिलता है 1947 का, जो माउंटबेटन की योजना थी। ये योजना जो है माउंटबेटन की, उसने भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3 जून 1947 को यह प्रस्तावित की गई थी, जिसका उद्देश्य था स्वतंत्र राज्य को घोषित किया जाना, किंतु यह उनके पास ये अधिकार था कि वे जिस राज्य में मिलना चाहे वो मिल सकते हैं, वे संविधान सभा में शामिल होंगे या नहीं, जिसकी वजह से जो है भारत एवं पाकिस्तान का गठन हुआ। और फिर 1947 को हमारा देश 14 अगस्त को पाकिस्तान एवं 14 एवं 15 अगस्त की मध्यरात्रि को आज़ादी की घोषणा की गई थी। तो अब चलिए हम चलते हैं 5 सेकेंड की तारीख तय करने के पीछे का क्या रीज़न था। तो रीज़न जैसा कि हमने बताया, इसमें राजनीतिक दबाव ये भी आया कि उस वक्त जो है स्वतंत्रता का आंदोलन बहुत तेज हो चुका था और विभाजन की जटिलता, हिंदू मुस्लिम का तनाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसे जो है लंबे समय तक ब्रिटेन के द्वारा खींचा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो खुद ही आर्थिक स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लचर चुकी थी। अब ये जो ब्रिटिश के द्वारा जल्दी क्यों लिया गया था, तो ये सारे रीजन थे और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो थे अमेरिका और UNA के द्वारा दबाव दिया गया था। और उसका मानना ये भी था कि आज़ादी के बाद भी इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता था, जैसा कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता के अंतर्गत। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सेना में ब्रिटिश अफसर और व्यापारिक निर्भरता एवं कानूनी शिक्षा के ढांचे को बरकरार रखना। आज भी ब्रिटिश पद्धति की शिक्षा हमारे अंतर्गत देखी जाती है। व्यापारिक निर्भरता में भी ब्रिटिश छाप देखने को मिलती है और सेना में ब्रिटिश अफसर की स्थापना भी हमें देखने को मिलती है। अब जैसे अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता, भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाए रखा है ताकि वह राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव इस पर बनाए रखें। आज़ादी के कई वर्षों बाद भी भारतीय सेना के शीर्ष पदों पर ब्रिटिश अफसर जो है तैनात रहे हैं। अब मशीनरी, तकनीकी, कच्चे माल आदि पर भारत को ब्रिटेन पर निर्भर रखा गया था और अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा भी आज भी भारत में देखी जा रही है और कानूनी प्रशासनिक ढांचे लगभग भी वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। और भारत की संस्कृति पर भी इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा, फैशन एवं जीवन शैली पर भी ब्रिटिश प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश का नज़रिया उस वक्त क्या था, तो हमने लोकतंत्र एवं संस्था दी है, ये ब्रिटिशों का दावा था। और भारत को एक साथ रखना हमारे बिना मुश्किल है। उनका दावा ये है कि हमने वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की है क्योंकि भारत को एक साथ रखना हमारे लिए मुश्किल था। इसके अलावा अगर हमें देखें तो जल्दबाजी से लिया गया। अब यहाँ पे जो है आलोचकों के द्वारा ये कहा गया था कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला, 5 सेकंड के अंदर में जो फैसला लिया गया था वो एक गैर जिम्मेदार कदम बताया गया है आलोचकों के द्वारा। विभाजन की त्रासदी, पर्याप्त तैयारी न होने के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और हिंसा में मारे गए। जैसे ही भारत एवं
पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसमें जो है बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे को भी बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा डिवाइड रूल नीति का असर ये है कि ये हुआ कि भारत में धार्मिक एवं विभाजन ब्रिटिश नीतियों पर प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव देखने को मिला। इससे जो है ब्रिटेन का हित हुआ कि इस फैसले से भारतीय जनभावनाओं से अधिक ब्रिटिश रणनीति को लाभ दिया गया। और इतिहास में दोषारोपण, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि यह जल्दबाजी का जो फैसला जानबूझकर लिया गया था ताकि इसका जो असर भारत में लंबे समय तक देखने को मिले। अब अगर हमें इसके निष्कर्ष पे आए तो 5 सेकंड के अंदर जो फैसला लिया गया था वो भारत के भविष्य में बहुत ही ज़्यादा असर प्रभाव देखने को मिला। आज़ादी मिली लेकिन ये जो प्रभाव है धागे लंबे समय तक बने रहे। इसी के साथ हमें ये भी सीख देखने को मिलती है कि जब भी हम जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पे जब भी हम बटे हैं तब तक हमारे देश का विभाजन हुआ है और किसी तीसरे ने हमारा जो है गलत लाभ उठाया है। ये एक सीख हमें अब भारत के स्वतंत्रता की जो आज़ादी है वहाँ से देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में 200 वर्षों तक इसी वजह से 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और आज भी हम उसी पद्धति पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगे, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे करेंट के। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।